अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत आबपाशी प्रोजेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा रकम खर्च कर रही है, जिसका मकसद जारिया साल के आखिर तक तकरीबन 5 लाख एकड़ पर नया अयाकिट बनाना है। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने कहा है कि तरक्की के सम्राट रिश्वत के बगैर तमाम तक पहुंचने चाहिए। महकमे जंगलात से मुतालिक बेशतर बैन रियासती मसाइल का तेलंगाना और महाराष्ट्र ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। शहर हैदराबाद में बाविखार काइट एंड स्वीट फेस्टिवल आज से आइंदा 3 दिनों तक सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर जारी रहेगा। रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने इसका इफ्तिताह किया। 12 जनवरी बरोज़ जुमा बमकाम फंक्शन विला बेगमपेट में प्रिंस रौनक यार खान साहब को 9वां निज़ाम तस्लीम कर लिया गया। हैदराबाद निज़ाम के तमाम अफराद ख़ानदान, IPS अहदेदार, शहर के मोअज़्ज़िज़, मीडिया पर्सन्स मौजूद थे। प्रिंस नवाब रौनक यार खान साहब को 9 निज़ाम तस्लीम कर तमाम निज़ाम हैदराबाद के अफराद ख़ानदान और 7 निज़ाम के शहज़ादे प्रिंस रौनक यार खान साहब 9 निज़ाम तस्लीम कर लिए हैं, वो स्टेज पर अपनी ज़िम्मेदारी कबूल कर दी है। इस तकरीब में मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत के तौर पर शिरकत करने वालों में मधु साहबजादगान साहबजादियों के अलावा श्री दिनेश रेड्डी साबिक़ डायरेक्टर जनरल पुलिस, श्री सुरनजीत सिंह साबिक़ डायरेक्टर जनरल पुलिस, श्री SK जोशी साबिक़ होम सेक्रेटरी तेलंगाना, श्री अजय मिश्रा साबिक़ होम सेक्रेटरी, श्री संतोष मेहरा साबिक़ DGP, मौलाना सैयद सादात पीर बगदादी, जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब USA के अलावा TV चैनल्स, रोज़नामों के नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर प्रिंस नवाब रौनक यार खान साहब की कसरत से शालपोशी और गुलपोशी की गई। बाद गुलपोशी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मुखातिब किए। तनावल ताम का भी एहतमाम रखा गया था। तो नए निज़ाम तस्लीम करते हुए 1200 से ज़्यादा साहिबजादगान ने फॉर्म पेपर पर सिग्नेचर किए हैं और 70 साल से किसी ने भी हमारे बेनिफिशरीज को साहिबजादगान को 50 रुपये नहीं थे, लेकिन हमारे प्रिंस रौनक यार खान साहब ने तमाम अफराद को जो सिग्नेचर किए हैं हर एक को 2500 रुपये अदा किए हैं। निज़ाम का मकसद है कि निज़ाम प्रॉपर्टीज है और निज़ाम प्रॉपर्टीज के अलावा सरकार की प्रॉपर्टी और खास की प्रॉपर्टी है। इन तमाम अफराद ख़ानदान को उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और करेंगे। लीगल एक्सपर्ट से सलाम खान साहब के नवासे हैं। आज की इस मीटिंग और कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि फर्स्ट निज़ाम to 6 निज़ाम जो आसिफ डायनेस्टी निज़ाम रॉयल फैमिली के मेम्बरान साहिबजादगान और साहिबजादियान जो बादशाह और शहजादों की औलाद हैं, उनके हुकूक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और उनके हुकूक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 1950 में मीर उस्मान अली खान साहब 7वें निज़ाम में 2500 रुपये का साहिबजादगान के लिए बनाया गया था। आज उस ट्रस्ट की ये हालत है कि इसमें सिर्फ 85 लाख रुपये मौजूद हैं और जो लास्ट माहाना किया जाता था 4 महीने को 2 महीने का अलाउंस दे रहे हैं और 85 लाख रुपये जिसमें मौजूद है। तमाम ट्रस्टीज को मालूम है, सब चीज़ है, मतलब खामोश बैठे हुए। ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि अगर 2500 रुपये में अगर कमी पेशी हो जाएगा तो उसका मेरा जानशीन सक्सेसर जो मेरा है उसकी भरपाई कर देगा, 2.5 करोड़ को बराबर कर देगा। मगर लोगों को कभी इस पर दिलचस्पी नहीं लेंगे, कोई तवज्जो नहीं दी इसके ऊपर और ट्रस्टीज भी खामोश रहे, कोई कुछ नहीं करे इसके ऊपर करेंगे। And in fact, that school land, 18 acres, was donated by the grandmother of Raunak Yar Khan Sahab, Lady Bika.
And we are all proud students of this Hyderabad Public School. Since those days, and Nawab Sahib used to wonder of this Nizam's properties being squandered away. He was having so much attachment with these properties, and he was all the time feeling that these properties are being squandered and money is going out of the country. After the 7th Nizam, his title of successor, Mr. Mukamja, was staying abroad. And after his death, his family has pronounced one of his sons as the title of Nizam. But majority of first Nizam to 6th Nizam and 7th Nizam, some of the descendants, they all elected now Raunak Khan Sahib. And he was appointed as the 9th Nizam, and he was all the time wondering when we all were studying. I was the Bhopal coming to me in litigations. You all should remember that these Mautika properties cannot be sold by a single individual after the death of the person. It's the family which owns that entire property. And you all know the history. Nizam's sons, Azam Shah and Mozam Shah, they married the Turkish princess, Durushavar and also Nilofer. And how Bharatika they were there. They are at once Indians. They are Turkish princes. They came along with Gandhiji in a ship in 1932 and landed in Bombay. And they used to wear only sari panjute below. So much of Indianized. But nowadays you are seeing the successor of 7th Nizam, they squandered away the money by staying abroad. That was not to the liking of the people of this Hyderabad and to the descendants of the Nizam. So Raunak Khan Sahib was all the time used to get worried that you all know that he's unmarried. अब इसे रौनक साहब, इसे दिनेश जी, खान साहब को 9th निज़ाम तस्लीम करते हुए 1200 से ज़्यादा साहिबजादगान ने बॉन्ड पेपर पर सिग्नेचर किए हैं और 70 साल से किसी ने भी हमारे बेनिफिशरीज को साहिबजादगान को 50 रुपये नहीं थे, लेकिन हमारे प्रिंस रौनक खान साहब ने तमाम अफराद को जो सिग्नेचर किए हैं हर एक को 2500 रुपये अदा किए हैं। सबका मकसद है कि निज़ाम प्रॉपर्टीज है और निज़ाम प्रॉपर्टीज के अलावा सरफराज की प्रॉपर्टी और खास की प्रॉपर्टी है। इन तमाम अफराद ख़ानदान को उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और करेंगे। लीगल एक्सपर्ट से महबूब अली खान साहब के नवासे हैं। आज की इस मीटिंग और कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि फर्स्ट निज़ाम से 6th निज़ाम जो आसिफ जे डायनेस्टी निज़ाम रॉयल फैमिली के मेम्बरान साहिबजादगान और साहिबजादियान जो बादशाह और शहजादों की औलाद हैं उनके हुकूक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और उनके हुकूक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 1950 में मीर उस्मान अली खान साहब 7वें निज़ाम में 2500 रुपये का साहिबजादगान के लिए बनाया गया था। आज उस ट्रस्ट की ये हालत है कि इसमें सिर्फ 85 लाख रुपये मौजूद हैं
और जो अलाउंस महाना दिया जाता था 4 महीने को 2 महीने का अलाउंस दे रहे हैं और 85 लाख रुपये जिसमें मौजूद है। तमाम ट्रस्टीज को मालूम है, सब चीज़ है, सब खामोश बैठे हुए। ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि अगर 2,500 रुपये में अगर कमी बेशी हो जाएगा तो उसका मेरा जानशीन सक्सेसर जो मेरा है उसकी भरपाई कर देगा, 2.5 करोड़ उसको बराबर कर देगा। मगर वो लोग कभी इस पर दिलचस्पी नहीं है, कोई तवज्जो नहीं दी इसके ऊपर और ट्रस्टीज भी खामोश रहे, कोई कुछ नहीं करे इसके ऊपर। करेंगे and in fact that school land 18 acres was donated by the grandmother of Ronagar Kansa, Lady Vikan, and we are all proud students of this Hyderabad public school. Since those days, and Nawab Sahib used to wonder of this Nizam's properties being squandered away. He was having so much attachment with his properties, and he was all the time feeling that his properties are being squandered and money is going out of the country. After the 7th Nizam, his title of successor, Prince Mukamja, was staying abroad, and after his death, his family has pronounced one of his sons as the title of Nizam. But majority of first Nizam to 6th Nizam and 7th Nizam, some of the descendants, they all elected now Ronagar Kansa, and he was anointed as the 9th Nizam, and he was all the time wondering when we all were studying. I was coming to me in litigations. You all should remember that these Mardaka properties cannot be sold by a single individual after the death of the person. It's the family which owns that entire property. And you all know the history. Nizam's sons, Azam Shah and Mosam Shah, they married the Turkish princess, Durushavar and also Nilofar. And how Bharatika they were there. They are at once Indians. They are Turkish princess. They came along with Gandhiji in a ship in 1932 and landed in Bombay. And they used to wear only sari panjure below. So much of Indianized. But nowadays you are seeing the successor of 7th Nizam, they have squandered away the money by staying abroad. That was not to the liking of the people of this Hyderabad and to the descendants of the Nizam. So Ronagar Kansa was all the time used to get worried that you all know that he's unmarried. मुसलमानों के लिए 22 जनवरी को मंदिर के इफ्तिताह की खुशी में दीप जलाना या मुशरिकाना नारा लगाना क़तन जायज़ नहीं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का बयान। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि कायनात और उसके पैदा करने वाले के बारे में इस्लाम का तसव्वुर बिल्कुल वाज़ेह है, और वो ये है कि एक ही खुदा है जिसने इस कायनात को और उसकी तमाम चीज़ों को पैदा किया है। वही रोज़ी देता है, वही इल्म अता करता है, वही इंसान को इज़्ज़त से नवाजता है और वही ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करता है। ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ़ खुदा मिलकर कायनात का इंतज़ाम संभालते हों, कोई शिक्षा का खुदा हो, कोई रोज़ी का, कोई ताकत का और कोई ज़िंदगी और मौत का। ये मुसलमानों का बुनियादी अक़ीदा है। ये अक़ीदा इंसानी मसावत और बराबरी का जज्बा पैदा करता है, क्योंकि इसको मानने वाला हर शख्स ये समझता है कि हम सबको खुदा ही ने पैदा किया है और इंसान होने के एतबार से हम सब बराबर हैं, और इस यकीन की वजह से इंसान के अंदर तमाम मखलूक़ात की भी मोहब्बत पैदा होती है, क्योंकि वह सब उसी खुदा की पैदा की हुई है जिसने हमें पैदा किया है। अयोध्या में जो राम मंदिर की तामीर का अमल होने जा रहा है, ये यूँ तो सरासर जुल्म पर मबनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया है कि इसके नीचे कोई मंदिर नहीं था जिसको मुनादिम करके मस्जिद बनाई गई। उसका कोई सबूत भी नहीं है कि ख़ास इसी जगह श्री रामचंद्र जी पैदा हुए। लेकिन कानून से हटकर अदालत ने अक्सरियती फ़िरक़े के एक तबक़े के ऐसे आस्था की बुनियाद पर यह फ़ैसला दिया है जिसका ख़ुद हिंदू भाइयों की मुक़द्दस किताबों में ज़िक्र नहीं है।
यकीनन ये मुल्क की जमहूरियत और सेकुलरिज्म पर बड़ा हमला है। इसलिए अगरचे मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए इस फैसले पर खामोशी इख्तियार की है, मगर इस फैसले ने इनके दिलों को मजरूह किया है। अब इसी फैसले को असास बनाते हुए एक ऐसी मस्जिद जिसमें सैकड़ों साल नमाज अदा की गई की जगह पर राम मंदिर की तामीर, इसमें हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी और वज़ीर आज़म के ज़रिए इसका इफ्तिताह इंसाफ और सेकुलरिज्म का क़त्ल है और सियासी मकासद के लिए मुल्क भर में इसकी तशहीर अक़लियतों के ज़ख़म पर नमक छिड़कना है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत के इस गैर सेकुलर और गैर जमहूरी रवैये की सख्त मजम्मत करता है। ये भी सवाल किया जा रहा है कि क्या 22 जनवरी को दीप जलाना चाहिए और जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए? तो मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि यह मुशरिकाना अमल और मुशरिकाना नारा है। अगर हिंदू भाई मंदिर की तामीर की खुशी में दीप जलाएं तो हमें इस पर एतराज़ नहीं, लेकिन मुसलमानों के लिए हरगिज़ इस अमल में शिरकत जायज़ नहीं है। इस्लाम ने तमाम मजहबी मुक़द्दस शख्सियतों का एहतराम करने को कहा है। हम श्री राम जी के बेशुमार हिंदू मुक़द्दस शख्सियतों का भी एहतराम करते हैं, लेकिन हम उनको खुदा नहीं मानते। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की तौहीद और किब्रियाई का नारा लगाता है, किसी और शख्सियत का नहीं। इसलिए मुसलमानों को इससे पूरी एहतियात बरतनी चाहिए और हरगिज़ ऐसे अमल का इर्तिकाब नहीं करना चाहिए। मेवात फसाद और बुलडोज़र मुतासरीन के लिए 70 मकानात की तामीर करा रही है जमीयतुल उलमा हिंद। जमीयतुल उलमा हिंद के आला सतही वफद ने आज मेवात का दौरा किया और जमीयत के ज़ेर एहतमाम फिरोजपुर झिरका में ज़ेर तामीर मदनी नगर कॉलोनी का जायज़ा लिया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने पुरानी ईदगाह फिरोजपुर झिरका के पास मुबीन भाई के नए मकान की बुनियाद रखी, जो जमीयत तामीर करा रही है। साथ ही गैर मुस्लिम धर्मपाल के मकान की भी बुनियाद रखी गई। इस मौके पर धर्मपाल ने जमीयतुल उलमा हिंद का शुक्रिया अदा किया। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने अपने बयान में कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत अंजाम देती है। मेवात फसाद के बाद सरकारी बुलडोज़र के शिकार जहां मुसलमान हुए, वहीं बाज़ गैर मुस्लिम के मकानों को भी मुनहदिम कर दिया गया। ऐसे बेघर और बेसहारा लोगों के लिए जमीयतुल उलमा हिंद मैदान में आई और उनके लिए 3 कॉलोनियाँ तामीर की जा रही है। इनमें से एक मदनी नगर कॉलोनी भी है। इस कॉलोनी से करीब ही धर्मपाल की अपनी ज़मीन है। जहाँ जमीयतुल उलमा का वफ्द गया तो वहाँ मौजूद धर्मपाल और उनके दोस्तों ने जमीयतुल उलमा हिंद के वफ्द का इस्तकबाल किया। ऑटो ड्राइवरों के लिए माहाना 15,000 रुपये वजीफा दिया जाए। हम ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल पर असेंबली में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हरीश राव का बयान। साबिक वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट शहर में सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट ऑटो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम अताला पोटी प्रोग्राम का आगाज़ किया। हरीश राव ने तबसरा करते हुए कहा कि सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट ऑटो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम अताला मुकाबलों का इनेकाद रियासत के लिए एक मिसाली है। 1480 ऑटो ड्राइवर्स इस सोसाइटी के मेंबर हैं। ऑटो ड्राइवर सिद्दीपेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो मुसाफिरों को इज्जत के साथ इनकी मंजिल तक ले जाते हैं। कांग्रेस हुकूमत ने ऑटो ड्राइवरों की जान सड़क पर डाल दी है। हुकूमत ऑटो ड्राइवरों को 15,000 गुजारा अलाउंस दिया जाए। ऑटो ड्राइवर अपनी रोज़गार से हाथ धो बैठे। हुकूमत को रियासत के 6 लाख ड्राइवरों की फौरी मदद करनी चाहिए। किसी के साथ भलाई करने के लिए आपको किसी और का पेट काटने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो मुलाजिमीन को इंसाफ मिलने तक हम लड़ेंगे। हम इनके मसाइल को असेंबली में उठाएंगे और हुकूमत से इनके हल का मुतालबा करेंगे। ఈ సందర్భంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మరి ఈ రోజు ఆటో కార్మికులను మొత్తం రోడ్డు మీద పడేసినట్టు చేసింది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా వెంటనే కార్మికుల పక్షాన ఆలోచించాలి. ఇలా కార్మికులు తమ యొక్క జీవనాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితి ఉంది. దీనికి ఇలా ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ ఆటో కార్మికులకు నెలకు 15,000 రూపాయలు జీవన భృతి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఉచిత బస్సు మంచిదే, దాని ఎవరు కాదంటలేదు. ఇంకా బస్సులు పెంచండి. ఇంకా మారుమూల ప్రాంతాల్లో చాలా ఊర్లకు బస్సులు పోతలేవు, అక్కడికి కూడా బస్సులు వేయండి. కానీ మరి కార్మికులు దాదాపు 6 లక్షల మంది ఆటో కార్మికులు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు. మొన్న ఈ మధ్యనే హైదరాబాద్ లో ఒక ఆటో కార్మికుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఏంది ఇబ్బంది అని తెచ్చుకుంటే ఆయన మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టలేకపోతున్నాడు. ఈఎంఐ ఉన్నది బ్యాంకులో, క్రెడిట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలో ఉన్నది. ఆ ఈఎంఐ కట్టలేక అప్పుల బాధ తట్టుకోలేక ఒక ఆటో కార్మికుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్న పరిస్థితి ఉంది. మరి ప్రభుత్వం ఒక మంచి పని చేస్తూ ఇంకొకరు ఉసురు పోసుకోవద్దు కదా, మరి వీళ్ళని కూడా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అప్పులు తెచ్చి రెక్కాడితే డొక్కాడని వాళ్ళు భూములు అమ్ముకోనో, ఫైనాన్స్ కంపెనీలో అప్పులు తెచ్చుకోనో, బయట వడ్డీ వ్యాపారుల దగ్గర అప్పులు తెచ్చుకోనో, బ్యాంకులలో అప్పులు తెచ్చుకొని ఆటోలు కొనుక్కొని తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడే విధంగా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. మరి అటువంటి కార్మికులను కూడా కాపాడే బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది. ప్రభుత్వం వెంటనే ముందుకు వచ్చి
ఈ ఆటో కార్మికులందరికీ కూడా నెలకు 15,000 రూపాయల జీవన భృతి ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో అసెంబ్లీలో కూడా మీ యొక్క సమస్యను ప్రస్తావిస్తాం, అసెంబ్లీలో కూడా లేవనెత్తుతాం, ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెంచుతాం, ఆటో కార్మికులకు న్యాయం జరిగేదాకా కూడా మేము మీ వెన్నంటి ఉంటామని చెప్పి కార్మికులందరికీ కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ గేమ్స్ అనేది కూడా చాలా మంచి కార్యక్రమం. మీలో ఒక నూతన ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది, స్పోర్టివ్నెస్ ను పెంచుతుంది. మరి ఈ గేమ్స్ కూడా శారీరక దారుఢ్యాన్ని పెంచుతూ మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ లో అందరూ ఉత్సాహంగా పాల్గొని మరి మంచి క్రీడా ప్రతిభను చాటాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ, మన సిద్దిపేట స్పోర్ట్స్ కు ఒక నిలయంగా ఉంది. అన్ని రకాల గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. వాలీబాల్ కోర్టు కానీ, ఫుట్బాల్ కోర్టు కానీ, క్రికెట్ స్టేడియం కానీ, మరి మన షటిల్ కోర్టు కానీ, అదేవిధంగా అన్ని రకాల గేమ్స్, బాస్కెట్ బాల్ కానీ, చక్కటి స్పోర్ట్స్ కు మనం డెవలప్ చేసుకున్నాం. మంచి స్టేడియం కూడా డెవలప్ చేసుకున్నాం. మీరు కూడా మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ఏమైనా టైం దొరికితే తప్పకుండా స్పోర్ట్స్ ఆడండి. లేదు ఉదయం పూటనో సాయంత్రమో ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు కొంచెం వాకింగ్ చేసి ఫిట్నెస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకొని మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం కూడా మీరు తప్పకుండా కొంత సమయాన్ని కేటాయించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మీ అందరికీ అభినందనలు. జై తెలంగాణ. दबीरपुरा नाला के पास छोटे भाई की पतंग की दुकान से यूनुस भाई की जानिब से सदर मजलिस नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर छुपी। दबीरपुरा नाला के पास छोटे भाई की पतंग की दुकान से यूनुस भाई की जानिब से सदर मजलिस नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर छपी 1 लाख पतंग तकसीम की गई, जिस पर याकुतपुरे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। दबीरपुरा नाले के पास में जनाब छोटू साहब की जो दुकान है, वहाँ से हमारे यूनुस भाई साहब एरिया के तमाम बच्चों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की फ़ोटो और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की फ़ोटो के करीब 1 लाख पतंग बनाकर यहाँ के बच्चों में तकसीम करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि कल तिल संक्रांत है और मजलिस का सिंबल इलेक्शन में काइट रहता, पतंग रहता, जिसके लिए हमारे यूनुस साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के अंदर रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC, यहाँ के कारपेटर जनाब अलमदार साहब, जनाब शेख शकील महमूद साहब साबिक़ा कारपेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ के तमाम ज़िम्मेदार जनाब मुर्तज़ा साहब, दादे भाई साहब, वहीद भाई साहब, जुनैद साहब, खैसर साहब और दिगर तमाम दूसरे भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि कल जब फ़िज़ाओं में पतंग उड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जो उनकी फ़ोटो से पतंग बनाई गई है, वो इंशाअल्लाह कल ज़रूर ज़रूर संक्रांति के मौके के ऊपर उड़ेगी। मैं जनाब यूनुस साहब का और उसके साथ साथ जनाब छोटू साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ है, पहली चीज़ तो चाइना का मांझा बिल्कुल बैंड है और चाइना का मांझा कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। वाइस शर्मिला टीडीपी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू की रिहाइशगाह पर गईं। शर्मिला ने अपने बेटे वाईएस राजा रेड्डी की शादी में अपने खानदान के साथ शिरकत के लिए शादी का दावतनामा दिया। वाईएस शर्मिला रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू को वाईएसआर के नवाज से वाईएस राजा रेड्डी की शादी में मदऊ किया गया। मैंने इनसे दरख्वास्त की कि वो शादी में शिरकत करे। పండగ వస్తేనో ఏదైనా పెళ్ళి వస్తేనో వాళ్ళకు ఒక కేక్ పంపిస్తే ఆన్ అ ఫ్రెండ్లీ నోట్, పర్సనల్గా బిటర్నెస్ ఉండకూడదు, అందరం ఫ్రెండ్లీగా ప్రజల కోసం పని చేయాలి అన్నది కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు కూడా చంద్రబాబు గారిని పెళ్లికి మాత్రమే పిలవడానికి వచ్చాము. ఇది పొలిటికల్ కానే కాదు. చంద్రబాబు గారు ఒక తెలుగుదేశం పార్టీకి నాయకుడు, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక కార్యకర్తను. మాకు రాజకీయంగా ఏ లావాదేవీలు ఉండదో, ఉండకూడదో, ఉండబోవు కూడా. రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా తన సొంత పిల్లల పెళ్లిళ్ళకు కూడా చంద్రబాబు గారిని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. చంద్రబాబు గారు కూడా రావటం జరిగింది, మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం జరిగింది. ఇదేమీ వింత కాదు, విచిత్రం కాదు. సో దీన్ని ఒక
ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైరన్మెంట్లో చూస్తే అందరికీ రాజకీయాల్లో షర్మిల పాత్ర ఉండబోదా? కాంగ్రెస్ పార్టీలో మనం పెట్టుకున్న తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ బాధ్యతలు అప్పగించినా ఆ బాధ్యతలు నేను నమ్మకంగా చేస్తానని ఆ రోజు చెప్పాను, ఈ రోజు చెప్పాను. మేడం ఫ్రెండ్లీ రాజకీయాలు మేడం మీరు ఫ్రెండ్లీ రాజకీయాలు కోరుతున్నారు, ఇప్పుడు అంతా ఫ్రెండ్లీ రాజకీయం ఉందా మేడం? ఒకవైపు మీ సోదరుడితో చంద్రబాబు నాయుడుకి వైరం ఉంది, మీరేమో రాజకీయాలు అలా ఉండకూడదు అంటున్నారు, ఎట్లా మేడం? నాట్ కండోనింగ్ ఎనీథింగ్. ఇలా ఉన్నాయి రాజకీయాలు అని నేను మీకు చెప్పనవసరం లేదు, మీ అందరు కూడా చూస్తున్నారు. కానీ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. మనం అందరము కూడా ప్రజల కోసం ఉన్నాం. ఏ వేదిక అన్నది ప్రజలకు తెలుసు. ఏ ప్లాట్ఫామ్ని మనం ఎంచుకున్నా, ఏ పార్టీని మనం ఎంచుకున్నా ఉన్నది మాత్రం ప్రజల కోసం. సో ప్రజల కోసం నమ్మకంగా పనిచేద్దాం. పార్టీలు ఉన్నది, లీడర్లు ఉన్నది ప్రజల కోసం, స్వార్థం కోసం కాదు అన్నది నాది. చంద్రబాబు నాయుడుకి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి మనవడు వైఎస్ రాజారెడ్డి గారి పెళ్లి జరుగుతున్న సందర్భంలో చాలామంది ఇన్వైట్ చేస్తున్న రాజకీయ నాయకుల్ని, అందులో భాగంగానే చంద్రబాబు గారిని కూడా పెళ్లికొచ్చి వాళ్ళని ఆశీర్వదించాలని కోరడం జరిగింది. చాలాసేపు రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి, వాళ్ళ రాజకీయ ఇనిషియల్ ప్రస్థానంలో జరిగిన విషయాల గురించి అన్నీ గుర్తు చేసుకున్నారు, మాకు గుర్తు చేశారు. చాలాసేపు మాట్లాడాం, చాలా సంతోషం అనిపించింది. వచ్చి ఆశీర్వదిస్తామని మాటిచ్చారు. లేదమ్మా, యాక్చువల్లీ మోస్ట్లీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించే ఆయన ప్రస్తావించారు. ఇనీషియల్గా వాళ్ళు రాజకీయాలు మొదలు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ప్రయాణం చేశారు. పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు వాళ్ళు కలిసే ఉన్నారు, జీప్లలో కలిసి తిరిగారు. ఇలాంటివన్నీ ఢిల్లీకి వెళ్ళారు. అప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్కి వాళ్ళిద్దరు కలిసి చేసిన ప్రయత్నాలు అయితేనేమి, ఇలాంటివన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. మేడం కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీ పాత్ర ఎలా ఉండబోతుంది? మీకు ఎటువంటి పదవి మీరు అనుకుంటున్నారు వస్తుందని చెప్పి వాళ్ళు మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ పదవి ఇవ్వాలి, ఏ బాధ్యతలు ఇవ్వాలి అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెరోగేటివ్. కాంగ్రెస్ పార్టీలో బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సెక్యులర్ పార్టీ చేరడం జరిగింది. రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయితేనే మన దేశానికి మంచి జరుగుతుందని, కమ్యూనల్ వైలెన్స్లు తగ్గుతాయని రాజశేఖర రెడ్డి గారే రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిని మనస్ఫూర్తిగా చేసుకోవాలి అనుకున్నారు. కాబట్టి అదే జరగాలి, అది జరిగితేనే మన దేశానికి మంచి జరుగుతుంది అని చేరడం జరిగింది. ఇంకొకసారి చేరిన తర్వాత వాళ్ళ చేతుల్లో మనం పెట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఎలా ఆదేశిస్తే అది నమ్మకంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ అన్ని రాజకీయాలు ఎట్లా డెవలప్ అవుతాయి, నాకు ఏ బాధ్యతలు ఇస్తారు అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో వీ షుడ్ ఆల్ వెయిట్ అండ్ సీ. చంద్రబాబు గారిని చూడడాన్ని ఏ విధంగా కలవడం ఏ విధంగా చూడొచ్చు అంటే, మామూలుగానే ఒక ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైరన్మెంట్లో అందరం చూస్తే బాగుంటుంది. నేను లోకేష్ గారు ఒక ట్వీట్ నాకు రిప్లై చేశారు. ఆ సందర్భాన్ని కూడా రాజకీయంగా చూడకండి. చంద్రబాబు గారికి ఒక క్రిస్మస్ కేక్ మాత్రమే పంపడం జరిగింది. ఒక కేకే కదండి, ఆ కేక్ అంటే మేడం ఇప్పుడు మేడం ఈ చర్చ అంటే ఏంటంటే, ఆ కేక్ కూడా మేము ఒక చంద్రబాబు గారికే పంపలేదు, ఇక్కడ కేటీఆర్ గారికి, కవిత గారికి, హరీష్ రావు గారికి, ఇట్లాంటి వాళ్ళకు కూడా పంపడం జరిగింది. యాక్చువల్లీ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈస్, రాజకీయాలు అన్నది జీవితాలు కాదు, రాజకీయం అన్నది మా ప్రొఫెషన్. మేము ప్రజల కోసం చేస్తున్న ఒక సర్వీస్. ఆ క్రమంలో మేమందరము ఒకరిని ఒకరు మాటలు అనుకుంటుంటాం. మేము రాజకీయ ప్రత్యర్థులం కాబట్టి అనుకోవాల్సి వస్తుంది, అనాల్సి వస్తుంది. అలాంటి हैदराबाद में पतंग उड़ाने के दौरान बरकी शाक लगने से 11 साल लड़के की मौत हो गई। हैदराबाद में पतंग उड़ाने के दौरान बरकी के तार के जद में आने से 11 साल लड़का हलाक हो गया। ये वाक़या हैदराबाद के अत्तापुर में पेश आया। इस लड़के की जिसकी शिनाख्त तनिशिक के तौर पर की गई,
अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने के लिए इमारत पर चढ़ गया, ताहम वो बर्क़ी के तारों की जद में आ गया और उसे ज़बरदस्त बर्क़ी शॉक लग गया। इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर उसके अरकान ख़ानदान ने अस्पताल मुंतकिल किया है। डॉक्टरों ने तस्दीक की कि इसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने अपार्टमेंट के मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया। నా పేరు శ్రీపాల్ అన్న, నేను లక్ష్మీవరం అపార్ట్మెంట్లో కింద ఉంటాను. ఆఫీస్ కేబుల్ ఆఫీసు. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నిన్న పిల్లలు అందరు కలిసి పతంగులు ఎగిరేయడానికి వస్తారుగా. దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ ముంగడ మల్లయ్యటోరు ఉంటారు, ఆ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఈ ఫ్రెండ్స్ అందరు పైన వచ్చి పతంగ ఎగిరేయడానికి వచ్చినారు. వచ్చిన తర్వాత సంథింగ్ ఆడ ఏసీ ఏమో కరెంట్ ఏమో కుళ్ళ ఉందని అంటున్నారు వాచ్మెన్. దానివల్ల ఏంటంటే రేలింగ్కు టచ్ అయినట్టు, అది పవర్ టచ్ అయినట్టు ఆ అబ్బాయి చూసుకోలేడు. ఆ రేలింగ్ ఇట్లనే ఒరిగినట్టు పతంగ ఎగిరేసుకుంటే సంథింగ్ కింద పడిపోయాడు తమ్ముడు. వాళ్ళన్న పతంగ ఎగిరేస్తున్నాడు. అప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ ఇంకా ఏమైందో అప్పుడే తీసుకెళ్ళాడు, అలా బ్రదర్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఇమ్మీడియట్లీ. వీళ్ళు ముంగడ మల్లయ్యటాలు ఉంటే ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు, పాపం రెంట్కు ఉంటారు. అలా రెంట్కు వచ్చినారు, వాళ్ళ పిల్లలు వచ్చి ఆడుకుంటారు, ఫ్రెండ్స్ ఆడుకోనికి వస్తారు. అట్లా ఎదురుగా అపార్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి ఆడుకోనికి వచ్చినట్టు అబ్బాయి నిన్న బై మిస్టేక్ జరిగింది, చనిపోయాడన్నట్టు అని తెలిసింది. मेहदीपट्टनम में उर्दू तरक्याती मुश्तरका कौंसिल का इजलास एम ए सिद्दीकी के दफ्तर में मुनाकिद हुआ। मेराज खान AICC मेंबर, आसिमा बेगम समाजी कारकुन, मोहम्मद अली सिद्दीकी, इब्राहिम बिन अब्दुल्ला, आर्किटेक्चर रिफॉर्मर अकबाल अली BRS ने शिरकत की। आज यहाँ पर उर्दू के मामले में यहाँ पर हमारी मीटिंग लगी है। सभी नामी गिरामी लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो इस ताल्लुक़ से काफ़ी कुछ मुझे मालूम पड़ा है जिसको यूटिलाइज़ नहीं किया गया था लास्ट प्रीवियस जो भी हुकूमत थी। अब जो कांग्रेस के उसमें आए हैं हम, तो अभी तक तो कोई चेयरमैन का इनेकाद नहीं हुआ है। अब जो भी चेयरमैन आया है, जो भी आया है, जो फंड्स वगैरह स्कूल, जो मदरसे, लाइब्रेरी, जैसा सर ने बताया हमें, और इसके मुद्दे पे हमें जो भी फंड आया है, अब इस बार जो भी चेयरमैन आया है वो यूज़ होगा। मदरसों में काफ़ी चीज़ें सर ने बताया कमियां हैं, शायद इंशाल्लाह वो कमियां पूरी हो जाएगी। हाँ, ये बिल्डिंग्स नहीं है, जगह नहीं है, बच्चों को टीचर्स का जो भी टीचर्स है, जो भी उनकी सहूलतें हैं कुछ नहीं है। तो वो पानी से लेके खाने से लेके उनके ड्रेस जो भी मटेरियल है उनका, तो वो फंड जो आता है मुझे अभी पता चला है। सुनते थे, अब अमल करना है हमको, क्योंकि ये फंड आया है और यूज़ कहाँ हुआ है, और रिफ़ंड करे या नहीं करे ये यहीं पर है। अभी जो भी चेयरमैन आ रहे हैं, हम टीम के साथ जाके मिलेंगे और इस मुद्दे पे काम बोलना नहीं करना है। उर्दू एकेडमी में जो जो चीज़ें यूटिलाइज करते थे वो हमें अब पता चला है, तो वो सब नील है। अब हम जो करेंगे मुद्दे पे काम करेंगे इंशाल्लाह, और प्रैक्टिकल होगा। अभी जो भी अब CM साहब लाएंगे चेयरमैन को, वो चेयरमैन खाली चेयरमैन नहीं रहेंगे, वो ये पूरे मुद्दों पे काम करेंगे और ये पूरी टीम हमारी साथ काम करेगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा मंसूर गोशमेल कॉन्टेस्टेड MLA। आज मैं उर्दू के लिए बोलूँगा कि उर्दू के लिए इतना फंड वापस, हर गवर्नमेंट को फंड मिला उर्दू अकादमी के लिए, और उर्दू अकादमी में भी जो भी फंड मिला सही इस्तेमाल नहीं हुआ। और उर्दू के लिए हर कोई धीरे धीरे दूसरे मज़हब के लोग भी उर्दू, और अपने मज़हब के लोग भी जो भी उर्दू के लिए, उर्दू पुराने लोग हर मज़हब के लिए उर्दू आती थी पहले, और अपने लोग पहले, अब इस वक्त मौजूदा हालत में उर्दू अपने लोग पूरा ख़त्म कर दिए उर्दू के लिए। और जो भी फंड वक्फ बोर्ड में आया, जितना भी फंड था उर्दू के लिए, वो फंड वक्फ वाले छोड़ दिए। और ये जो गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट में जो फैसिलिटी नहीं मिली, अब हम ये चाह रहे कि कांग्रेस गवर्नमेंट में फैसिलिटी मिलने के लिए उर्दू फंड के लिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल खदीर है। आज उर्दू डेवलपमेंट काउंसिल के जानिब से जो मुनक़द किया गया है, उर्दू के बारे में तकरीबन जो सहूलतें होना था, तो सहूलतें कुछ नहीं रहने से सब मिलके आज एक तंजीम बना के आगे बढ़ के उर्दू के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, उर्दू एकेडमी का नाम रह गया, उर्दू के डेवलपमेंट का कुछ काम ही नहीं रहा।
सरकार तवज्जो दे रही नहीं। जो सरकार आई गई लेकिन कोई काम नहीं हुआ, और फंड्स के बारे में भी काफ़ी कंजूसी बरत रहे हैं। 800 पैसे वापस कर रहे हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहे। और उर्दू मीडियम के जानने में कम से कम उर्दू का जो है माइनॉरिटी स्कूल्स हैं वहाँ पे कंपलसरी उर्दू मीडियम का उर्दू टीचर का ज़रूरत है, और वो उसका भी जो है कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लिहाजा और अब हम ये जॉइंट काउंसिल की जानिब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आगे ऐसा ना हो कि हर जगह जो है उर्दू का जो है इंसाफ करने का जो है सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। वालेकुम, मैं आसिमा। आज यहाँ पर उर्दू डेवलपमेंट जॉइंट काउंसिल की तरफ से एक मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें उर्दू सब्जेक्ट पर ही हम तमाम लोगों के सवालात थे। जो अब इंतखाब में चेयरमैन आएंगे उनसे हमारी ये सब जो डिमांड है कि उर्दू स्कूल्स जहाँ की हालात इतनी ख़राब है कि हमारे बोलने से नहीं है, आप अपने लोगों को भिजा के इस स्कूल का मुआयना करवाइए ताकि आपको सच सामने आए, आपको मालूम हो कि इस जो उर्दू स्कूल है जहाँ पर तालीम जो बच्चे हासिल करते उनके बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, ज़मीन पे भी अगर बैठेंगे तो उनको बैठने के लिए शतरंजी का इंतज़ाम नहीं है, कोई उर्दू टीचर्स नहीं है वहाँ पर। अगर आप बैतुल खला देखेंगे तो वहाँ पर उसकी भी कोई सहूलत नहीं है। तो आप लोग जो चेयरपर्सन आएंगे तो उनका काम है कि ये तमाम चीज़ों के लिए गौर करें, और हम लोग जो उर्दू के लिए जो बात करें, उर्दू कंप्यूटर सेंटर्स कायम किए जाएँ जहाँ पर ख़वातीन के लिए कुछ उनके रोज़गार बढ़ाने के लिए, उनके हालात अच्छे होने के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स, उर्दू कंप्यूटर्स और सिलाई, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह के ऐसे मौके फराहम किए जाए जहाँ पर ख़वातीन का भी फ़ायदा हो। बच्चों के साथ ख़वातीन का फ़ायदा होने से उनकी गरीबी जो हालात इस वक्त हालात से गुजर रहे लोग, वो उन्होंने अपनी तमाम परेशानियों से बाहर आए। मेरी अब जो आने वाली हुकूमत उनसे गुजारिश है कि इस पर गौर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इकबाल अली, मैं टीआरएस पार्टी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हमारे उर्दू अकादमी एंड उर्दू डेवलपमेंट जॉइंट काउंसिल का आज मीटिंग रखा गया। इस मीटिंग के सदारत हमारे एमए सिद्दीकी साहब और हमारे मेरा खान मैडम और आपका नाम आसिमा मैडम के अंडर में ये मीटिंग रखा गया, क्योंकि आज उर्दू जबान को जो नेग्लेक्ट करना गया, जो हमारे टीआरएस पार्टी ऑलरेडी इससे पहले भी हमारे हुकूमत में सेकंड दर्जा देने की बात करी, मगर ये बात आज तक अमल में नहीं लाई। और हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस हुकूमत से अब जितना भी डेवलपमेंट होगा उर्दू अकादमी का और उर्दू अकादमी के चेयरमैन जो भी आएंगे, हम उनका कई दिल से इस्तकबाल करके और उनसे हम ये करेंगे कि अच्छे से अच्छा हमको चेयरमैन होना, और पब्लिक का हर एक का उन्होंने अपने को फैसिलिटीज देना, जैसे कि सिल्क डेवलपमेंट है, कंप्यूटर्स है, वो है। ये हमारे आज जितने भी स्टूडेंट्स है उनके लिए एक अच्छे से अच्छा पैगाम दे के ये डेवलपमेंट के लिए जो भी है हमारे को ये करना। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज उर्दू डेवलपमेंट जॉइंट काउंसिल के बैनर के तहत आज यहाँ पर काफ़ी उर्दू के ताल्लुक से मोहब्बत रखने वाले लोग मौजूद हैं, और एमए सिद्दीकी साहब जो हर वक्त माइनॉरिटीज़ के लिए जितने भी तबके हैं वर्टिकल्स है उसके लिए फ़िक्र रखते हैं, और हर एक मौका ढूंढते हैं कि माइनॉरिटीज़ की तकलीफ़ को दूर करने के लिए इजलास रखें। और आज उनके साथ साथ मेरी बड़ी बहन निराज खान में यहाँ पर मौजूद है, उनकी सदारत में, आसिमा मैडम की सदारत में एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी। इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ इतना ही पहले तो मुबारकबाद दूंगा आप सबको कि इतनी फ़िक्र हमको यहाँ पर लेकर आई है, और काश इस इतनी फ़िक्र या इसमें से थोड़ी सी फ़िक्र गुजरी हुई गवर्नमेंट को होती, और अब आई हुई गवर्नमेंट को अगर हो जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे मीटिंगों की ज़रूरत पड़ेगी। उर्दू के साथ जो सौतेला सलूक काफ़ी बरसों से किया जा रहा है, उससे जो असर माइनॉरिटीज़ की कौम पर जो हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार खुद माइनॉरिटीज़ है। किस वजह से जिम्मेदारी है?
सबसे पहले तो उर्दू खुद सीखें, अपनी औलाद को उसको तरबियत दें, उर्दू सिखाएं। आप जितनी तवज्जो और जितनी अहमियत आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में किसी को डालने के लिए देते हैं, उतनी ही तवज्जो, उतनी ही फोकस माँ बाप अगर घर में उर्दू सिखाने के लिए दें, उसका 10% दे दें। अभी मीटिंग के दौरान में मैडम फरमा रही थी कि हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो माँ बाप औलाद को सिखा रहे हैं उर्दू, जब आप खुद घर का ही बेदी लंका ढाता है। बात याद रखिए आप, हम मुस्लिम माइनॉरिटी बिलखुसूस उर्दू इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है, इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है कि दौरान जंग या दौरान बहस उर्दू के सही अल्फाज इस्तेमाल किया जाए तो उस बहस और उस तकरार एक सुलारेमी का मामला बन जाता है। और रहा सवाल उर्दू के तरफ से डेवलपमेंट का, आज उर्दू के तरफ से उर्दू स्कूल्स में पिछले 9 साल में पास्ट 10 ईयर्स 9.5 ईयर्स में जो है ना, इतना डिजास्ट्रस हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है तेलंगाना में। उर्दू टीचर्स का अपॉइंटमेंट्स नहीं हुआ है। टिमरीज नाम है तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आप बताइए, माइनॉरिटी के लिए सबसे जो पहला लैंग्वेज हम प्रीफर करते हैं, जो हमारे पास बोली जाती है, जो स्टेट की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है उर्दू। उसको गवर्नमेंट ने वादा किया था कि वो प्रमोट करेंगी, उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा देगी। बोलने से नहीं होता है। और मैं तमाम उन माइनॉरिटी लीडर्स को एक मैसेज आज ये देना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी तनकीद करना कम करिए। आप उसको जो है ना अमली जामा पहनाइए, आप तनकीद करना बंद करिए। कोशिशें इजलासें बहुत हो रही है, उसको एक प्रैक्टिकल मूवमेंट देना जरूरी होगा। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, इसमें बात खत्म हो जा रही है, ये नहीं होना है। हर दूसरे दिन, हर 8 दिन में एक बार एम.ए. सिद्दीकी साहब इस ताल्लुक से सिर्फ उर्दू नहीं, माइनॉरिटीज के हर उस शेबे से जो माइनॉरिटीज आज नुकसान उठा रही है, चाहे वो आपको माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रहने दीजिए, वक्फ की जायदादों से लेकर रहने दीजिए, चाहे वो हज कमेटी से रहने दीजिए, उर्दू एकेडमी से रहने दीजिए, हर दूसरे एंगल से मुसलमान को जिस जिस तरीके से तबके से मुसलमान को नुकसान हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाई जा रही है। जगह जगह पर मौके के तहत जो है ना, मुस्लिम माइनॉरिटीज अपने काम धंधे छोड़कर इजलासें रख रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को जगाने के लिए। अब हुकूमत अगर अभी भी नहीं जागेगी, आपका काम है जागना साहब, हमको हमारा काम है करने के लिए, आपके काम को याद दिलाने के लिए हम नहीं बैठे। आपको इलेक्शन में वोट डालकर आपको जिता कर लाए हैं। केसीआर जो अपने को सो कॉल्ड सेक्युलर सीएम बोलते थे, उन्होंने भी यही झूठे वादे करे, 12% रिजर्वेशन का बोले, उर्दू को दूसरी जबान सरकारी जबान बोले। अब मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे ले जाता हूँ क्योंकि आज उर्दू का मामला है। मेरी आप प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गुजारिश है, एट दी अर्लिएस्ट आपको 1 महीना 1.5 महीना हुआ है, आपकी हुकूमत कायम हुई है, जल्दी से जल्दी जो है ना वक्फ बोर्ड चेयरमैन अपॉइंट करिए। माइनॉरिटी से रिलेटेड जितने बड़े कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन है, डायरेक्टर्स है, उसको अपॉइंट करिए। और माइनॉरिटीज जिस दुख और तकलीफ से पिछले 9.5 साल में गुजरी है, बराए मेहरबानी इसके ऊपर अटेंशन दीजिए और उसको रेक्टिफाई करिए। और हमारा काम आपको तनकीद करना नहीं है, सिर्फ आपको आगाह करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू डेवलपमेंट जॉइंट काउंसिल के जानिब से ये मीटिंग रखी गई है उर्दू के ताल्लुक से। उर्दू के ताल्लुक से मैं इतना ही कहूँगा, उर्दू है जिसका नाम सारे जहां में धूम है। उर्दू ज़बान हमारी एक मादरी ज़बान है और एक बहुत ही मीठी और एक चाशनी ज़बान है। उर्दू ज़बान के चाहने वाले सारे वर्ल्ड में फैले हैं। उर्दू ज़बान सिर्फ खालिस ये हमारे तेलंगाना या हिंदुस्तान में नहीं, बैरून मुमालिक के अंदर भी उर्दू बोलने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। आज उर्दू ज़बान का वो मुकाम है, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी आप कोई दरख्वास्त देना हो तो आप उर्दू में दे सकते हैं, जबकि उर्दू ज़बान को हमारी तेलंगाना रियासत में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। और दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने की वजह ये है कि आप उर्दू के अंदर दफातर के अंदर जाके मुरासलत, खत किताबत, आप रिप्रेजेंटेशन जो चाहे आप दे सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है
कि आज उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिलने के बाद भी आज दफातर के अंदर ट्रांसलेटर्स को भी कभी इंतज़ाम किया गया है, उनको भी मुकर्रर किया गया है। दफातर के अंदर बैठ के वो लोग उर्दू में अगर कोई दरख्वास्त देते हैं तो वो दरख्वास्तों को जो है का ट्रांसलेशन करके हुकूमत तक पहुंचाना, लेकिन इसके बरखिलाफ आज अब इस वक्त कोई इसके ऊपर जो है काम नहीं हो रहा है। दफातर के अंदर उर्दू में कोई दूसरी सरकारी ज़बान होने के बावजूद भी कोई मुरासला या कोई लेटर देते हैं तो वो लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर उससे हट के उर्दू के ताल्लुक से उर्दू के साइन बोर्ड्स हर दफ्तर के ऊपर लगे हुए होना चाहिए। जितने डिपार्टमेंट हैं आज कहीं पर भी उर्दू के साइन बोर्ड दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि आप देखिए, पहले बसेस के ऊपर उर्दू के साइन बोर्ड लगे हुए रहते थे, हॉस्पिटल के ऊपर उर्दू के साइन बोर्ड लगे हुए रहते थे, दफ्तरों के ऊपर उर्दू के साइन बोर्ड लगे हुए रहते थे। अब जबकि एक इतनी आलीशान इमारत यहाँ हमारे हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना रियासत के अंदर हमारे माजी के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बनाई सेक्रेटेरिएट, उसके अंदर भी हम जाके देखे हैं कि हर मिनिस्टर के जो है इजलास के सामने उर्दू में तख्ती लगी हुई होती है, तख्ती के ऊपर कम से कम उर्दू में लिखा हुआ होना चाहिए, तो उसे भी जो है नदारद कर दिए हैं। आज दफातर के ऊपर भी जो है उर्दू का जो है नाम निशान नहीं दिखाई दे रहा है। तो हर सतह से आज आहिस्ता आहिस्ता उर्दू को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उर्दू किसी मज़हब की ज़बान नहीं है, उर्दू किसी की ज़बान नहीं है, उर्दू सबकी ज़बान है। उर्दू ज़बान एक बहुत ही मीठी ज़बान है। उर्दू की इतनी मकबूलियत है कि आज आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी किताबें अगर आप देखेंगे तो उर्दू के अंदर बहुत ही अच्छी किताबें आपको मिलेंगी। उर्दू के मुकालमे जो है सिनेमाओं में लिखे जाते हैं, उर्दू की शायरी सिनेमाओं में जो है फिल्मों के अंदर जो है वो जो इस्तेमाल की जाती है। आज हर जगह उर्दू का जो है एक ज़माने में बोलबाला था, आज जबकि हर सतह से उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। तो मैं इस मौके पे ये कहूँगा कि एक ज़माने में उर्दू रोटी और रोज़गार की ज़बान थी। आज उर्दू को ये समझते हैं लोग कि भाई उर्दू में हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो उर्दू हमारे बच्चे को जो है अंग्रेज़ी में पढ़ाने में फ़ायदा रहेगा, उर्दू में पढ़ाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, उर्दू में पढ़ाएंगे तो बच्चा काबिल नहीं बनेगा, उर्दू में नहीं पढ़ाएंगे तो बड़ा ऑफिसर नहीं बन सकेगा। तो ये सब गलत सोच है। हमको चाहिए कि हम जितना हो सके अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं, और उर्दू के अंदर ही हमारा पूरा लिटरेचर है, हमारी पूरी तहजीब है उसके अंदर। तो आज उर्दू की जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म करने की जो कुछ साजिशें कोशिशें जो हो रही हैं, हमें चाहिए कि उर्दू को ज़िंदा रखें। आज जबकि उर्दू के ताल्लुक़ से भी रियासत तेलंगाना के अंदर उर्दू एकेडमी बनाई गई है, जबकि उर्दू एकेडमी का मकसद मतलब ये था कि शायर, अदीब, राइटर, पोएट और छोटे छोटे अखबार वालों को, ये सब लोगों को इश्तिहार देना और उर्दू को फ़रोग़ देना, उर्दू की तरक्की होना। लेकिन आज उर्दू एकेडमी के अंदर भी बजट आता है और वो बजट जो है सही तरीके से तकसीम नहीं होता है और वो बजट का गलत बेजा इस्तेमाल होता है। ये सब चीज़ें खराबियाँ पैदा हो गई हैं। ना आज कोई अखबार वालों को कुछ मदद मिल रही है उर्दू एकेडमी से, ना आपके जो है उर्दू के जो है शायर, अदीब, जो राइटर हैं जो माशी तौर से कमज़ोर हैं, वैसे लोगों को भी कोई इमदाद नहीं मिल रही है। तो आज बड़ा अफसोस होता कि हर साल बजट आता करोड़ों रुपए का, लेकिन वो बजट जो है सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होता और उर्दू को जो है उर्दू दान तबके को जो है कोई उर्दू एकेडमी से इस वक्त मौजूदा हालात में फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आज हमारी गुजारिश ये है हुकूमत तेलंगाना उर्दू को फ़रोग़ दे और फ़रोग़ उर्दू के ऊपर जो है काम हो और उर्दू को उसका जो है जायज़ मुकाम दिया जाए। ये इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू। मोहम्मद इब्राहिम मुशरात कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ और कम बिल्डर हूँ मैं। तो मेरे को ये शर्फ हासिल हुआ सिद्दीकी साहब और कई दीगर हजरात मेरे को ये महफिल में बिठाए उर्दू डेवलपमेंट और जॉइंट काउंसिल का। पहली बात तो ये है, उर्दू हमारी शुरुआत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जब लिखा गया,
इसके पूरे बोल उर्दू के थे। तो आज़ादी से पहले, आज़ादी और उसके बाद भी इसको कंटिन्यूएशन में रखा गया उर्दू को। और यहाँ तक तेलंगाना की बात है, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। उर्दू एकेडमी के जो चेयरमैन बने थे अंसारी साहब, लास्ट टाइम 4 इयर्स वो रहे चेयरमैन, और बजट था उसका 40 करोड़ रुपीस। सो 40 करोड़ में उन्होंने यूसेज, मैं जहाँ तक मालूम है कई चीज़ा नहीं करे उन्होंने। जहाँ की पहले था प्रमोशन था उर्दू का, पूरे दायरे में, पूरे इंस्टीट्यूशन में प्रमोशन था, वो प्रमोशन नहीं हुआ बराबर। फिर सेकेंड फेज में आता, उसके कंप्यूटराइज थोड़े स्किल्स थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहाँ पर भी कई सारे चीज़ मार खाए। और एक था शादी खाने बनाना, उर्दू घर बोल के नाम देना गया था और शादी खाने बनाओ बोले, उसके करीब 9 करोड़ का इमदाद करे थे। कहाँ पे है शादी खाने? आज हम जा रहे, हमारे लोग आज शादी खाने को जा रहे, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए शादी खानों में दे रहे। अब गरीब गुरबा अगर ये शादी खाने को यूज करता तो फ्री में शादियां होते, वलीमे होते थे। तो वहाँ पर भी लास्ट टाइम सरकार कहीं ना कहीं चूक गई थी। तो उर्दू को हमारी मातृ जबान है और उसको हल्का हल्का उसको भूल रहे लोग, तो हम चाहते हैं ना भूले। और उसका जो भी एकेडमी का चेयरमैन बने, नेक्स्ट कांग्रेस गवर्नमेंट अभी फॉर्म पे है, जो भी चेयरमैन बना रहे अच्छे आदमी को बिठाइए, जहाँ की ये पूरे सहूलतें फराम करे आवाम को। और जो भी बजट मिल रहा, जैसा 40 करोड़ लास्ट टाइम था, मेक इट टू 50 करोड़, बजट भी बढ़ाइए उसका और पूरे लोगों को उसकी सुविधा दीजिए। थैंक यू। सर मैं एक ही दिन सुबह जाके शाम में आऊंगी। तो ठीक है, मैं 2-3 दिन के आज इब्राहिम साहब। रचकुंडा पुलिस ने पेशावर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैक्टर ट्राली मुजरिमों को पकड़ा और उनके कब्जे से 13 ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त कर लिया और 12 ट्रैक्टर ट्राली चोरी के केसेस का सुराग लगा लिया। पेशावर और बदनाम जमाना 2 व्हीलर मुजरिम को भी पकड़ा और इसके कब्जे से 23 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं और 19 मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात का पता चलाया। एक बदनाम जमाना और आदतन जायदाद के मुजरिम को किशाईगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑफिसर्स ये मलकाजगिरी एंड महेश्वरम पुलिस ऑफिसर्स एफर्ट रखने में 3 अच्छा केस डिटेक्ट हुआ। इसमें फर्स्ट हमारा कमिश्नरेट का एक मिशन स्टेटमेंट है, विजिबल पुलिसिंग, क्विक रिस्पॉन्स एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तीनों का इस्तेमाल करके ये एक फर्स्ट केस में एक अक्यूज़ को अरेस्ट किया। उसमें उनके पास 23 बाइक्स सीज किया उनसे। ये एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट है और बाद में ऑफेंसेस का कंटिन्यूसली कर रहे हैं। विजयवाड़ा में किया, हैदराबाद में किया, एसआर नगर में किया, खम्मम में किया, कोत्तगुड़ा में किया, डिफरेंट पुलिस स्टेशन में उपल एंड ऑल कर रहे हैं। उनसे हमें इससे पहले भी अरेस्ट हुआ। इनमें उनका पास 23 व्हीकल्स बाइक्स सीज हुआ। और इन क्या कर रहे हैं, आफ्टर कमिटिंग दिस ऑफेंस ही हैज़ टू सेल व्हीकल्स। इसी के लिए क्या कर रहे हैं वो, इसके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स करके, फेक डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए, खरीदने के लिए, द पर्सन हु इज गोइंग टू बाई इट विल आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स, इज आल्सो क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स दैट हाउ टू, ऐसा कैसा क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कैसा कर रहे हैं, आरसी कार्ड कैसा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो पूरा सीज किया। Who is into bigger offense, not only committing offenses and how to sell it also is evolved strategy. So इसमें ये accused को हम अरेस्ट किया, चैतन्य साई कुमार। इसको ये खम्मम एस्टवेल खम्मम डिस्ट्रिक्ट का नेटिव है, कोत्तगुडम का। और उधर आके ये हम सीताफल मंडी में रह रहे हैं, ये ऑफेंसेस कर रहे हैं। 23 व्हीकल्स इनके पास हम सीज किया है। और 24 आवर्स में एक ऑफेंस हुआ HP, उसमें 24 आवर्स पहले हुआ, उसमें अभी अक्यूज़ को अरेस्ट किया करके एंटायर 30 तोलास गोल्ड प्रॉपर्टी ऑर्नामेंट्स सीज किया। और उससे पहले भी वो ऑफेंसेस में थे। एक्स कॉन्विक्ट है, 2 साल वो जेल में रहा है, बाहर आके फिर ये ऑफेंसेस कर रहे हैं। इसमें उनका ऊपर हम ठीक से कार्रवाई करके कन्विक्शन फिर आने की, इसके लिए एनहांस पनिशमेंट भी होता है। ऑलरेडी इज एक्स कॉन्विक्ट, तो उसमें भी लीगल पर्सपेक्टिव में करेंगे। और थर्ड एक है, एक राइट फार्मर्स के लिए वो ट्रैक्टर्स वो भी आ रहा है, वो आपके लिए, बिकॉज टाइम इज दैट वी आर गिविंग इट। इसमें 13 ट्रालीज को भी उसमें एक फार्मर्स वो फील्ड में रखा है, उसको वो ऑफेंस करके वो उनका दूसरा ट्रैक्टर ले आके वो ट्रालीज को ले जा रहे हैं।
वो भी हम अक्यूज का अरेस्ट किया. These 3 cases we have done because these are our efforts to commission में quick response, visible policing and technology तीनों यूज़ करके बेटर सर्विस डिलीवरी देने के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं. इसमें रिजल्ट है. थैंक यू. अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त. मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में. देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे.